Hi everyone, welcome back to the lecture. This is Sakshi Mishra. Today we are about to see the ubiquitin 26S proteolysis system, which is again very interesting and very easy topic. And still we have a lot of confusion regarding this topic. So I'm here to clear all your doubts regarding this. So yes, let's try to understand about it. What is it? Okay. So yes, do you know something about what is the ubiquitin or 26S proteasomal degradation or the pathway something? Okay, so listen me very carefully, and in this video you are going to know all the things about the ubiquitin name. Okay, so see, जैसे कि हमें पता है कि एक प्रोसेस होती है प्रोटीन के फॉर्मेशन की. ओके, डीएनए को कोड करके एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है. बाय द प्रोसेस वी विल कॉल इट ट्रांसक्रिप्शन and from the mRNA there is the formation of protein, which by the process which we are going to call it translation. Okay, so after means protein का formation हो गया, डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन हुआ, एमआरएनए से बना प्रोटीन जो कि ट्रांसलेशन के थ्रू बना हुआ था, जिसको कि सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के नेम से भी जानते हैं. आई होप इट्स वेरी इजी बिकॉज एवरीवन नोज अबाउट इट. व्हाट इज द सेंट्रल डॉगमा, व्हाट इज द प्रोटीन फॉर्मेशन और समथिंग एट एक्स्ट्रा. ओके, सो इट्स ओनली बेसिक. तो मुझे पता है कि आप लोगों को सबको समझ में आता होगा कि कैसे डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन एंड देन एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ. फिर यहाँ तक तो बात थी कि प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया. अब प्रोटीन के फॉर्मेशन के बाद एक प्रोसेस होती है जिसको कि बोलते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन. ओके, सो व्हाट इज इट, व्हाट इज द पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन? लिसन मी. For example, I am giving you a very good example which is related to your house. Like when we order something, okay, like हमने एक एग्जांपल लिया, हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया. ठीक है, तो उस पिज़्ज़ा को हमने ऑर्डर किया. ठीक है, और क्या हुआ कि वो जो शेफ था जिसने उस पिज़्ज़ा को बनाया, उसने बना के प्रॉपरली तरीके से उसको रेडी किया. ठीक है, नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन मीन्स वो प्रॉपरली उसको रैप करेंगे और देन उसको फोल्ड करने के बाद, उसको बॉक्सिंग करने के बाद जो हमने एड्रेस दिया है उस पर्टिकुलर एड्रेस पे वो एड्रेस वर्क करेगा एज अ सिग्नल, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उस एड्रेस को एज अ सेंसर यूज किया और उस एड्रेस पे आपकी पिज़्ज़ा को डिलीवर कर देते हैं. ओके, उसके बाद क्या होता है कि आप उसको अनबॉक्स करते हो और कंज्यूम कर लेते हो. तो सिमिलरली पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में क्या हुआ कि अभी तक जो प्रोटीन बन के रेडी हुआ ना ट्रांसलेशन के बाद, अब उसको मॉडिफाई किया जाएगा. ठीक है, उसको यूजेबल फॉर्म में मीन्स लेके आना पड़ेगा उसको, क्योंकि अभी न्यू प्रोटीन बना है. अब जहाँ पर डिमांडेड होगा प्रोटीन की बॉडी के अंदर, उस पर्टिकुलर प्लेस पे प्रोटीन को क्या करेंगे, रैप करेंगे. ठीक है, वेसिकल्स के अंदर. ओके, और उसको डिफरेंट अमाइनो एसिड ऐड कर करके उस प्रॉपर एड्रेस पे उसको सेंड कर देंगे उस प्रोटीन को. तो ये था पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन. तो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में क्या होता है कि इट्स जस्ट लाइक अ प्रोसेस इन विच कि प्रोटीन जो बन के रेडी हुआ है उसको प्रॉपर तरीके से फोल्ड कराई जाएगी और डिफरेंट प्लेसेस पे भेजा जाएगा. ओके, तो अब पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन और प्रोटीन ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन ये सब हमें कुछ नहीं पढ़ना. हमें आज की टॉपिक देखनी है जो कि है यूबिक्विटिन. अब यूबिक्विटिन एक बेसिक ओवरव्यू की वजह से मैं बताना चाह रही हूँ कि एक प्रोटीन है, यूबिक्विटिन एक प्रोटीन है जो क्या करेगा ना कि जिसकी प्रॉपर तरीके से फोल्डिंग नहीं हुई होगी जिस प्रोटीन की, उसको डिग्रेड या उसको खत्म या डिस्ट्रॉय करने का वर्क करेगा. ठीक है, ये एक वो बेसिक ओवरव्यू था. नाउ लेट्स सी इन द बुकिश लैंग्वेज. तो यूबिक्विटिन के बारे में थोड़ा सा अच्छे से समझने की ट्राई करते हैं कि यूबिक्विटिन एक प्रोटीन है जो कि 76 अमाइनो एसिड का बना होता है. ओके, और ये फ्री फॉर्म में होता है या फिर कॉन्जुगेटेड फॉर्म में भी हो सकता है. मीन्स एक प्रोटीन से ये जुड़कर के भी रह सकता है या फिर ये फ्री फॉर्म में भी एग्जिस्ट हो सकता है. ये सारे के सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है. अगर ये एक सिंगल मीन्स अगर हम कह रहे हैं कि एक सिंगल यूबिक्विटिन जुड़ा है किसी भी प्रोटीन के ऊपर, अगर कोई भी एक
प्रोटीन है जिसका नेम है एक्स, अगर इस पे एक यूबिक्विटिन ग्रुप जुड़ा है, दिस इज द यूबिक्विटिन ग्रुप, तो उसको हम बोलेंगे मोनो यूबिक्विटिनेशन। अगर एक से ज़्यादा यूबिक्विटिन ग्रुप अटैच्ड है देन वी विल कॉल इट द पॉली यूबिक्विटिनेशन। ओके, नाउ सी, यूबिक्विटिनेशन ऑल्सो नोन एज अ यूबिक्विटिनाइलेशन इज अ फॉर्म ऑफ पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। यह एक पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन का एक प्रोसेस होता है, विच मीन्स सी कि एक डीएनए से मीन्स आफ्टर द ट्रांसक्रिप्शन डीएनए को कोड करके एमआरएनए का फॉर्मेशन हुआ एंड देन बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ। प्रोटीन के बाद वाली जो प्रोसेस होगी, प्रोटीन से पहले वाली जो प्रोसेस थी ट्रांसलेशन या कह सकते हैं प्री ट्रांसलेशनल इवेंट हुआ यहाँ पे, एंड आफ्टर द प्रोटीन फॉर्मेशन अब प्रॉपर तरीके से चेकिंग होने के लिए, इसको फोल्ड होने के लिए प्रॉपरली प्रोटीन को और वेसिकल में क्लोज करके एक पर्टिकुलर प्लेस पे पहुंचाने के लिए एक इवेंट होता है जिसको कि वहाँ पे मॉडिफाई होता है प्रोटीन, कहते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। ये प्रॉपर्टी होती है प्रॉपर फोल्डिंग की प्रोटीन के लिए। तो यूबिक्विटिन उसी चीज से रिलेटेड है और वही फंक्शन परफॉर्म करता है, इन विच यूबिक्विटिन इज अटैच टू अ टारगेट प्रोटीन। और जिस पर भी ये टारगेट प्रोटीन, अगर जिस प्रोटीन की प्रॉपर तरीके से फोल्डिंग नहीं हुई होगी, ठीक है, उसमें कुछ भी फॉल्टेज होंगे, तो ये यूबिक्विटिन उस प्रोटीन पे जाकर के ऐड हो जाएगा एंड देन फाइनली क्या होगा कि वो प्रोटीन डिग्रेड हो जाएगी। और ये सारी की सारी जो होते हैं ये रोल प्ले करते हैं, फंक्शन प्ले करते हैं, मीन्स यूबिक्विटिन जो है ये रोल या फंक्शन परफॉर्म करता है प्रोटीन के डिग्रेडेशन के लिए, सब सेल्यूलर लोकलाइजेशन के लिए, या फिर काइनेज की एक्टिवेशन के लिए। काइनेजेस विच मीन्स फॉस्फेटेजेस, ठीक है, ये सारे के सारे एक्टिवेट हो जाएंगे और प्रोटीन का डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगा। सी हियर, यूबिक्विटिनेशन में क्या होता है कि एक यूबिक्विटिन प्रोटीन होती है जो कि कोवेलेंटली अटैच्ड होती है, लिंक्ड होती है लाइसिन रेसिड्यू से। लाइसिन इज नथिंग, इट्स अमाइनो एसिड, ठीक है। लाइसिन एक इसका सिंगल लेटर कोड है के, इसको के से डिनोट करते हैं लाइसिन को। तो जिस प्रोटीन पे जिसको डिग्रेड होना है वहाँ पे यूबिक्विटिन प्रोटीन ऐड होगा और यूबिक्विटिन प्रोटीन के पास लाइसिन से जुड़ने की कैपेबिलिटी होगी और फिर फाइनली जाकर के वो प्रोटीन डिग्रेड हो जाएगा। ओके, तो ये सारा का सारा प्रोटीन ऐसे ही डिग्रेड हो जाएगा। कुछ तो सिस्टम होगा ना उसको डिग्रेड करने के लिए, कुछ स्टेप्स होंगे जो कि उसको फॉलो अप करना होगा, है ना। कुछ कह सकते हैं मशीन होगा, मशीनरी सिस्टम चलती होगी। तो सी क्या होता है कि एक बेसिक तरीके से समझते हैं कि पहले फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्रोटीन थी ए, वो अनफोल्ड थे, ठीक है, वो अनफोल्डिंग थी, उसकी प्रॉपर तरीके से फोल्डिंग नहीं हुई थी। अब इस सब की सब प्रोटीन ने, या कह सकते हैं जो गार्ड था उसने डिसाइड किया बॉडी का, या प्रोटीन ने डिसाइड किया, जो सीनियर प्रोटीन था उसने डिसाइड किया कि अब इसको डिग्रेड होना है क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से बन के रेडी नहीं हुआ है, इसको हम सेंड नहीं करा सकते आगे, ठीक है, हम वेसिकल्स में पैक करके हम नहीं भेज सकते आगे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए क्योंकि ये वीक है, ये प्रॉपर तरीके से खुद ही नहीं रेडी है फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो ये वहाँ पर जा करके जो बॉडी का फंक्शन है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, कैटाबॉलिक एक्टिविटी है, तो ये वो वहाँ पे कैसे फंक्शन परफॉर्म करेगा। सो तब क्या होता है कि इस प्रोटीन के ऊपर यूबिक्विटिन ग्रुप ऐड हो जाती है। यूबिक्विटिन ग्रुप ऐड हो जाने के बाद ये प्रोटीन को एक मशीन के अंदर डाला जाता है, जिस मशीन का नेम होता है 26S मशीन उसको बोलते हैं। और जब ये मशीन से ये प्रोटीन जो ये ए प्रोटीन है, जब इस मशीन से वो बाहर निकलता है ना, तो वो ऑटोमेटिकली वो डिग्रेड हो चुका होता है, ठीक है। इसीलिए इसको 26S प्रोटियोसोमल बोल रहे थे, जो कि हमारा आज का प्रोटियोलाइसिस सिस्टम टॉपिक था। नाउ सी सेल्यूलर लेवल क्या होता है कि यूबिक्विटिनेशन इज अ टाइटली रेगुलेटेड, हाईली स्पेसिफिक एंड एटीपी डिपेंडेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अब इतना सारा कुछ इवेंट हो रहा है किसी भी प्रोटीन को डिग्रेड करने के लिए, तो ऑब्वियसली वहाँ पे एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस होगी ही होगी, उसको एनर्जी चाहिए ही चाहिए होगा, है ना। प्रोसेस कैरीड आउट बाई अ कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स कैस्केड ऑफ एंजाइम, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला
कौन है यहाँ पे, एंजाइम्स प्ले करते हैं। और कॉम्प्लेक्स सिस्टम, ये सब का क्या चीज है, कॉम्प्लेक्स कौन से एंजाइम कौन से हैं, वी विल सी वन बाय वन, सो डोंट बी वरी। इट इज एन essential player in the protein homeostasis, surviving rapidly remove unwanted or the damaged protein। ये essential इसलिए है यूबिक्विटिनेशन या 26S प्रोटियोलाइसिस सिस्टम इसलिए essential है क्योंकि प्रोटीन की होम्योस्टैसिस जिससे कि बनी रहे, है ना। एंड प्रोटीन जो हो है जिसका जो प्रोटीन डैमेज हो चुका है या अनवांटेडली वो प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया है, उसकी कोई भी नीड नहीं थी बॉडी के अंदर, उसको कैसे रिमूव करे, है ना, उसको कैसे डिग्रेड करे, डिस्ट्रॉय करे, उसके फंक्शन को इनहिबिट करे, इसलिए ये प्रोसेस चलाई जाती है। नाउ सी, जो हमने 3 एंजाइम्स की बात की वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक E1 एंजाइम होता है, एक E2 एंजाइम होता है एंड द लास्ट E3 एंजाइम। E1, E2 एंड E3। E1 जो है ये एक्टिवेशन के लिए जाना जाता है जो कि ATP डिपेंडेंट होता है। E2 ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो कि कॉन्जुगेटिंग एंजाइम विच मीन्स समथिंग इज गोइंग टू कॉन्जुगेट, which means something is going to making a bond or adding something, okay। now it's E3 ligation degrades the unfolding protein। ligation word बहुत ही सुना होगा हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के केस में या फिर DNA रेप्लिकेशन में, हमने बहुत ही ज़्यादा लाइगेज या लाइगेशंस टर्म सुने हैं। तो लाइगेशन मीन्स कि कुछ डिग्रेड करना या फिर कुछ उसको, लाइगेज मीन्स उसको कुछ मेल्ट करना वहाँ पे, है ना। तो यूबिक्विटिन प्रोटियासोम डिग्रेडेशन पाथवे अकर्स, ओके, इसको जस्ट होल्ड ऑन। नाउ सी, E1 activates ubiquitin which is an ATP dependent manner and transfer the ubiquitin to E2। अब ये सारा का सारा जो मैंने फंक्शन का बात करा था, जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ था 26S, उसमें जो एक प्रोटीन जा रहे थे और उनका डिग्रेडेशन हो रहा था, वो कैसे हो रहा था, तो ये एंजाइम की वजह से हो रहा था जिसमें से कि 3 एंजाइम्स इंपॉर्टेंट थे। अब उस 3 एंजाइम के बारे में यहाँ पे 1 by 1 लिखा हुआ है। तो E1, सबसे पहले E1 एक्टिवेट करता है यूबिक्विटिन ग्रुप को जो कि ATP डिपेंडेंट मैनर में होता है और ट्रांसफर कर देता है यूबिक्विटिन को E2 पे। अब यूबिक्विटिन पे यहाँ पे यूबिक्विटिन सपोज यहाँ पे एक्टिवेट हुआ, अब ये यूबिक्विटिन जो जाएगा ये E2 के पास जाएगा, E2 के पास ट्रांसफर होगा। फिर E2 क्या करेगा, इस यूबिक्विटिन कॉन्जुगेटिंग एंजाइम, ये यूबिक्विटिन कॉन्जुगेटिंग एंजाइम होता है, ये यूबिक्विटिन इसके ऊपर ऐड हो जाएंगे एंड देन इट फंक्शन एज अ ट्रांसफॉर्मेशन एंड द फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विद E3 लाइगेज एंड टारगेट प्रोटीन। अब ये E2 जो है ये E3 के साथ एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन बना लेता है, ओके। और टारगेट प्रोटीन भी होती है जिसको कि डिग्रेड होना है इसके पास कॉम्प्लेक्स, अभी हम पिक्चर के थ्रू भी देखने वाले हैं। सो E3 यूबिक्विटिन लाइगेज creates an isopeptide bond with the lysine of the target protein and the C-terminal glycine of ubiquitin। Now what does E3 ubiquitin ligase do? तो E3 ubiquitin ligase क्या करता है कि ये आइसोपेप्टाइड बॉन्ड को क्रिएट करता है लाइसिन रेसिड्यू के ऊपर टारगेट प्रोटीन की, ओके, सी टर्मिनल पे। एज वी नो कि कोई भी एक प्रोटीन होती है तो उसके 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक एन टर्मिनल होता है, एक सी टर्मिनल होता है। एन टर्मिनल फॉर व्हाट, एन टर्मिनल फॉर अमाइनो ग्रुप जहां से अमाइनो ग्रुप अटैच्ड होता है, और सी टर्मिनल जहां से कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड होता है। तो कोई भी प्रोटीन हो XYZ, उसमें से इतने मीन्स उसके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, एन टर्मिनल सी टर्मिनल में डिवाइडेशन उनका होता है, उनका सेपरेशन होता है। एन टर्मिनल अमाइनो ग्रुप के लिए जाना जाता है एंड सी जो होता है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे जो सी टर्मिनल है ना, ग्लाइसिन ऑफ यूबिक्विटिन, यहाँ पे सी टर्मिनल पे क्या होता है कि ग्लाइसिन ऐड हो जाता है, एड ऑन हो जाता है। सी हियर यहाँ पे E1 आया, E1 ने क्या किया, ATP डिपेंडेंट पाथवे या मैनर में चल रहा था, ATP डिपेंडेंट था। E1 ने यूबिक्विटिन को क्या किया, एक्टिवेट किया, ओके। यूबिक्विटिन को एक्टिवेट करने के बाद इसने ट्रांसफर करा E2 के पास। अब E2 ने यूबिक्विटिन के साथ मिलकर के टारगेट प्रोटीन के पास E3 के साथ जाकर के एक कॉम्प्लेक्स बनाया। देन आफ्टर मेकिंग अ कॉम्प्लेक्स क्या हुआ कि वो प्रोटीन आया जिस प्रोटीन को डिग्रेड होना था। सपोज ये सबस्ट्रेट विच इज अ प्रोटीन, इसको डिग्रेड होना है,
है ना, इसको डिग्रेड होना है। अब ये प्रोटीन के पास क्या हुआ, इस E3 E2 जो कॉम्प्लेक्स बना था यूबिक्विटीन को सारा का सारा उठा करके इसने इसके ऊपर ट्रांसफर कर दिया कि भैया अब तुम्हें क्या होना है, डिस्ट्रॉय होना है। तो अब ये प्रोटीन क्या होगा, 26S प्रोटियोसोम के थ्रू इस मशीन के अंदर जाएगा और ये यूबिक्विटिन प्रोटीन जो होगा इस मशीन के अंदर गया और पूरा का पूरा यहाँ पर इसका डिग्रेडेशन होने के बाद जब ये वापस से बाहर आया ना, तो ये पूरा का पूरा डिग्रेड हो चुका था, फ्रेगमेंटाइज हो चुका था और यूबिक्विटिन का वर्क यहाँ पे फिनिश हो गया और यूबिक्विटिन वापस से क्या हुआ, अपने दूसरे फंक्शन में मीन्स लग गया। जैसे कि उसने एक जिस प्रोटीन का डिग्रेडेशन होना था उसको पकड़ करके लाया, फिर उसका डिग्रेडेशन कराया, फिर दूसरे प्रोटीन का डिग्रेडेशन कराया, तो ऐसे ये प्रोसेस कंटिन्यू रहती है। ओके, तो ये था थ्री एंजाइम्स फॉर द यूबिक्विटिनेशन प्रोसेस। ओके, नाउ सी पाथवे कैसे रन होती है कि यूबिक्विटिन अंडरगोज एटीपी डिपेंडेंट एक्टिवेशन बाय एक्टिवेटेड बाय E1, ये एक्टिवेट हो जाते हैं E1 के थ्रू। ये एक रिवीजन स्लाइड है, जो कुछ भी अभी तक हमने पढ़ा है फटाफट से देखते हैं। यूबिक्विटिन अंडरगोज एटीपी डिपेंडेंट एक्टिवेटेड बाय E1 से एक्टिवेट होता है। नाउ सी यूबिक्विटिन इज ट्रांसफर टू द E2 पे ट्रांसफर हो गया। यूबिक्विटिनेटेड E2 फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विद द E3 लाइगेज एंड द टारगेट प्रोटीन्स के साथ उसने कॉम्प्लेक्स बनाया, एक स्ट्रक्चर बनाया कैन से। फिर द टारगेट प्रोटीन इज यूबिक्विटिनेटेड बाय द E2 E3 कॉम्प्लेक्सेस। अब जो टारगेट प्रोटीन थी ना वो क्या हुई, उसके ऊपर यूबिक्विटिन सारे के सारे ऐड हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स ने उसके ऊपर ऐड करा। नाउ द टारगेट प्रोटीन इज डिग्रेडेड बाय द 26S प्रोटियोसोम। फिर उसके बाद जो प्रोटीन होगी डिग्रेड होना होगा, जिसकी प्रॉपर फोल्डिंग नहीं हुई होगी, अब उसको डिग्रेड करा दिया जाएगा इस पाथवे के थ्रू। तो ये था यूबिक्विटिन कह सकते हैं 26S प्रोटियोसोमल पाथवे। नाउ सी कैसा यहाँ पे E1 आया, E1 ने एटीपी मीन्स एटीपी डिपेंडेंट एक्टिवेट हो गया E1, और E1 ने क्या किया, E1 ने E2 यूबिक्विटिन को E2 पे ट्रांसफर कराया। अब E2 और E3 ने मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स बनाया और जिस प्रोटीन को डिग्रेड का होना था ना उसके ऊपर क्या किया, ये यूबिक्विटिन ग्रुप ऐड कर दिया। सारे के सारे यूबिक्विटिन ग्रुप ऐड करने के बाद अब इस प्रोटीन को पता लग गया है अब तक कि अब मुझे डिग्रेड होना है, अब इस मशीनरी में हमें डाला जाएगा, इस मशीन में जाएगा और उसका डिग्रेडेशन होने के बाद पूरा का पूरा वो प्रोटीन प्रोटियोलाइसिस हो जाएगा या उस कह सकते हैं डिस्ट्रॉय हो जाएगा और वापस से यूबिक्विटिन फ्री हो जाएगा, अपने नेक्स्ट प्रोटीन को ढूंढने के लिए फ्री हो जाएगा कि अब किस में प्रॉपर फोल्डिंग किस प्रोटीन की नहीं हुई है। ओके, नाउ सी व्हाट इज द प्रोटियोसोमल कॉम्प्लेक्सेस। प्रोटियोसोमल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में अभी तक तो हमने क्या किया कि देखा कि एक मशीन होती है, उसमें एक एंड से प्रोटीन जाता है और दूसरे एंड से डिग्रेड होकर के बाहर निकल जाता है ना। अब इसको देखते प्रोसेस कैसे चलती है। प्रोटियोसोम्स आर द प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस विच डिग्रेड अननीडेड और डैमेज्ड प्रोटीन बाय द प्रोटियोलाइसिस, अ केमिकल रिएक्शन दैट ब्रेक्स पेप्टाइड बॉन्ड्स। ओके, तो प्रोटियोसोम्स क्या होते हैं कि एक प्रोटीन है, कॉम्प्लेक्सेस है प्रोटीन के कॉम्प्लेक्सेस ही होते हैं जो कि अनवांटेड या डैमेज्ड या फिर डिग्रेड मीन्स अननीडेड प्रोटीन होते हैं, जो कि जिन प्रोटीन की जरूरत नहीं होती, डैमेज्ड होते हैं, उनको प्रोटियोलाइसिस करा देते हैं, है ना। प्रोटियोलाइसिस करवा दिया जाता है एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू। केमिकल रिएक्शन इन द सेंस क्योंकि वो एंजाइम्स डिपेंडेंट हैं, इसीलिए उसको हम केमिकल रिएक्शंस बोल रहे हैं। उसके अंदर एंजाइम्स जो है उसने परफॉर्म किया, पहले कैसे एंजाइम्स ने लाया उसको, फिर अंदर भी क्या है, बहुत सारे प्रोटीन्स एंजाइम्स उस कॉम्प्लेक्सेस के अंदर है, इसलिए ये एक केमिकल रिएक्शन होता है जो कि प्रोटीन के प्रॉपर क्या करता है, वो पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक कर देता है और पेप्टाइड बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से प्रोटीन का पूरा डिग्रेडेशन हो जाता है। नाउ सी कि ये जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं 26S प्रोटियोसोम बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 26S में 20S जो होता है वो कोर होता है एंड 19S जो होता है रेगुलेटरी होता है, रेगुलेटरी। ओके, जैसे हमने 70S एंड 80S राइबोसोम के बारे में पढ़ा है ना, 70S एंड 80S, इसमें 80S 50 ऐसा पढ़ा है ना, इसके सब यूनिट्स होते हैं। तो सिमिलरली लाइक 80S में 60 सब यूनिट एंड 40, जिसमें से कि ये लार्ज होता है, ये स्मॉल होता है,
ये ऐसा फटाफट मैं बेसिक बता रही हूँ। तो सिमिलरली ऐसा ही इसको प्लस करने पे ये 80 क्यों नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं, इसका सब यूनिट है, ये ऐसा होता ही है ना, ये सेडिमेंट है, सेडिमेंट यूनिट्स है, या फिर उसको स्वेडबर्ग यूनिट्स भी बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल ऐसे ही सिमिलरली 26s में 20s जो होता है वो क्या होता है, कोर होता है, एंड 19s जो होता है वो रेगुलेटरी होता है। सी रेगुलेटरी। अब 90s रेगुलेटरी में भी क्या होता है कि सबस्ट्रेट रिकग्नाइजेशन प्रोटीन, ये 19s क्या है, ये सबस्ट्रेट मीन्स प्रोटीन को रिकग्नाइज करेगा, जिस प्रोटीन को डिग्रेड होना है ना, ये वाला 19s वाला जो रेगुलेटरी यूनिट है ये उसको रिकग्नाइज करेगा, पहचानेगा, एंड देन क्या करेगा कि इसके पास पीआरटी पीआरएन सीक्वेंसेस भी होते हैं। और 19s रेगुलेटरी जो यूनिट्स है, या कह सकते हैं कि जो ये सेडिमेंट यूनिट है, इसको भी दो में डिफ्रेंशिएट किया गया है, दो में ये डिफ्रेंशिएट्स होते हैं। ओके, एक 19s लेड होते हैं, एक 19s बेस में कन्वर्ट होते हैं। और 19s लेड वाला जो होता है ये फंक्शन परफॉर्म करता है पीआरटी पीआरएन पार्टिकल में। कैसे, ये सब क्या मैंने लिख दिया है, इसको अभी हम डायग्राम के थ्रू और अच्छे से देखेंगे। सी, ये 26s प्रोटियोसोम का क्या है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ओके, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ 26s प्रोटियोसोमल कॉम्प्लेक्सेस। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हेप्टामर होते हैं, विच मीन्स अल्फा 1 से लेकर के अल्फा 7 है ना, हेप्टामर होते हैं। तो इसमें एक अल्फा वाली यूनिट्स होती है और एक बीटा वाली सब यूनिट्स होती है, अल्फा 1 से लेकर के अल्फा 7 और बीटा 1 से लेकर के बीटा 7। ओके, तो ये सारी की सारी चीजें होती है। नाउ सी, ये रहा लिड, जो कि हमने बात किया था कि 19s जो ये सबसे पहले ये वाला जो पोर्शन है ये रेगुलेटरी है, ये चीज जो है ये रेगुलेटरी है। ओके, रेगुलेटरी है, रेगुलेटरी में लिड था और बेस था, 19s लिड एंड 19s बेस। उसके बाद ये आया अल्फा रिंग, बीटा रिंग, फिर से बीटा रिंग एंड अल्फा रिंग। ये पूरे के पूरे हेप्टामर्स होते हैं, हेप्टामर्स होते हैं। ओके, एंड देन लास्ट में भी एक बेस होता है, एक लीड होता है। बट अगर इसको प्लस 26s प्रोटियोसोमल में हमें सिर्फ और सिर्फ इतना देखना होता है, ठीक है, इतना देखना होता है, इतना पोर्शन। अगर हमने फिर से 19s प्लस कर दिया तो ये सारा का सारा टोटल मिला करके 13s प्रोटियोसोमल कॉम्प्लेक्सेस हो जाएगा। बट हमें प्रोटीन डिग्रेडेशन के थ्रू 26s प्रोटियोसोमल कॉम्प्लेक्स देखना होता है। सो दैट इज वाई हम क्या करते हैं, बस इतना ही लेकर के चलते हैं। ठीक है, अभी और अच्छे से देखते हैं स्ट्रक्चर। नाउ सी, यहाँ पे जो मैंने बताया कि ये हेप्टामर होता है 1 2 3 4 5 6 7, 7 अल्फा के होते हैं, देन 7 बीटा के भी होते हैं, फिर से बीटा के 2 सब यूनिट्स होते हैं 2 लेयर में, फिर अल्फा के, ये सबके मिलकर के हेप्टामर्स होते हैं। इनके ऊपर एक पीआरटी आरपीएन एक सीक्वेंस होता है जो कि 19s रेगुलेटरी वाला था ना, 19s सब यूनिट वाले में, जिसको कि 2 में डिफ्रेंशिएट किया गया था, एक 19s रेगुलेटरी 19s बेस में। तो ये 19s बेस के पास पीआरटी आरपीटी आरपीएन सीक्वेंसेस होते हैं, या फिर कह सकते हैं प्रोटीन ही होते हैं। ये आरपीटी है एक रेगुलेटरी प्रोटीन ट्रिपल ए एटीपीएज। ये ट्रिपल एटीपीएज है जो ये कॉम्प्लेक्सेस में एनर्जी मिलती है कॉम्प्लेक्स को डिग्रेड करने के लिए, पर्टिकुलर प्रोटीन को जिसमें फॉल्टेज है या फिर जो इसकी प्रॉपर फोल्डिंग नहीं हुई है। तो ये रेगुलेटरी प्रोटीन ट्रिपल ए एटीपीएज की वजह से ही होती है, क्योंकि इसके पास एटीपीएज की प्रॉपर्टी होती है। और आरपीएन विच इज द रेगुलेटरी पार्टिकल नॉन एटीपीएज, इसके पास एटीपीएज की प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो ये हमारा हेप्टामर होता है, और सबसे ऊपर 19s बेस के ऊपर 19s रेगुलेटर होता है। 19s रेगुलेटर जो होता है वो 2 में डिफ्रेंशिएट होता है, डिवाइड होता है, 19s लिड एंड 19s बेस में। और ये जो अल्फा बीटा बीटा अल्फा होते हैं, ये चारों के चारों जो कोर है, ये कोर है, ये 26s कोर होते हैं। ओके, 26s कोर होते हैं, और ये 20s कोर प्लस 19s मिल कर करके बनाते हैं क्या, 26s कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। ये 26s प्रोटियोसोम कॉम्प्लेक्सेस में विच मीन्स 20s कोर होता है एंड 19s रेगुलेटरी होता है। और ये जो इनकी बाइंडिंग होती है ना, ये पहले अल्फा 1 से लेकर के 1 मिनट,
Let me change the color please. Yes, see, अल्फा 1 से अल्फा 7, इसलिए इसको हेप्टामर बोल रहे हैं. देन बीटा 1 से बीटा 7, अगेन हेप्टामर. अब जो इनकी बाइंडिंग होगी ना, यहाँ से बीटा 7 होता है, बीटा 7 से बीटा 1 की बाइंडिंग होती है, अगेन हेप्टामर. एंड यहाँ पे अल्फा 7 टू अल्फा 1, इस तरीके से प्रॉपरली बाइंडिंग होती है. और यहाँ पे कहीं जा करके आरपीटी एंड या आरपीएन, नॉन एटीपीएस एटीपीएस वाले सीक्वेंस यहाँ पे ऐड ऑन होते हैं, और जहाँ से ये पूरे के पूरे रेगुलेटर की तरह वर्क करते हैं. ठीक है, तो ये 19S प्रोटियोसोमल कॉम्प्लेक्सेस का क्या था, कह सकते हैं ओवरव्यू था, या फिर डेप्थ में उसको मैंने बताने की कोशिश करी है. सी यहाँ पे पॉलीयूबिक्विटिनिन चेन बाइंडिंग, यहाँ पे एक प्रोटीन आया जिसको डिग्रेड होना है. ये प्रोटीन क्या हो रहा है, डिग्रेड होने जा रहा है. ये प्रोटीन डिग्रेडेशन के लिए जा रहा है. ओके, इसकी प्रॉपर तरीके से फोल्डिंग नहीं हुई है, ये डिग्रेड होगा. नाउ सी यूबिक्विटिन, ओके, अनफोल्डिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन बाय एटीपीएज रिंग. अब इसकी ट्रांसफर हुई इस 20S प्रोटियोसोम के अंदर, जिसके अंदर अल्फा हेप्टामर, बीटा हेप्टामर, बीटा के 2 यूनिट, अल्फा के भी 2, बीटा अल्फा बीटा अल्फा मीन सॉरी अल्फा बीटा बीटा अल्फा हेप्टामर्स थे. अब ये प्रोटीन जो था, ये इसने एंट्री ली अंदर. ठीक है, एंट्री ली, उसके बाद इस प्रोटीन को के पेप्टाइड को कट कर दिया गया. कट करने के बाद इसको नीचे के रिंग से, नीचे के बेस से इसको पेप्टाइड को ब्रेक करने के बाद ये फ्रैगमेंट बाहर निकाल दिया गया, इसको डिग्रेड कर दिया गया. तो दिस इज ऑल अबाउट दी 26S प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन. आई होप आपको कुछ समथिंग एक्स्ट्रा जानने को मिला होगा. ओके, सो लेट्स यस, सो स्टे ट्यून फॉर मोर videos, more interesting videos can say. And the most important slide is this. Thank you for watching. Thank you everyone.